आज हम आपको एक ऐसे छोटे से देश के बारे में बताएंगे जो हमेशा से ट्रबल्स ही झेलता आया है। हमारी स्टेट यूपी से कुछ ही बड़ी ये कंट्री पूरी दुनिया की तीसरी सबसे अमीर कंट्री है। यहाँ कभी अर्थक्वेक, कभी सुनामी, कभी वोल्केनो का फट जाना जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आते ही रहे हैं, तो कभी न्यूक्लियर अटैक यहाँ के 2 बड़े शहरों को सालों के लिए तबाह कर देता है। डेवलपमेंट इतनी है कि यहाँ की मेट्रो ट्रेन के पास और डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है और यहाँ की बुलेट ट्रेन्स दुनिया की सबसे तेज ट्रेन्स के रिकॉर्ड को अपने नाम कर चुकी है। ये देश प्रॉब्लम से डरे बिना लड़के डबल स्पीड से वापस खड़ा हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि हम जापान की बात करने वाले हैं। जापान छोटा होने के बावजूद भी कई बड़े देशों से कई गुना ज्यादा अमीर है। इंटरनेट तो ये भी कहता है कि इस कंट्री के पास अपनी खुद की आर्मी भी नहीं है। तो चलिए आज जापान को इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इस कंट्री की वो क्या बात है जो इसे दुनिया की तीसरी सबसे अमीर कंट्री बनाए हुए है। जापान ईस्ट एशिया के नॉर्थ पैसिफिक ओशन में बना एक आइलैंड देश है। इसका टोटल एरिया 3,78,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके 4 नेबर्स है, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और रशिया। जापान छोटे बड़े 6,852 आइलैंड्स का ग्रुप है। यहाँ के 5 बड़े आइलैंड होकियाडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु आबे, ओकिनावा में यहाँ की मेजर पॉपुलेशन रहती है। जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 55 लाख है जो वर्ल्ड में 11th नंबर पर है। जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 इयर्स है जो दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एज तक जिंदा रह पाते हैं। जापान एक एजुकेटेड कंट्री है और यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। जापान एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक है। जापान आज हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, यूनाइटेड नेशंस, OECD, G20, ग्रुप ऑफ 7 एटसेट्रा। बाय 2021 जापान की एक्टिव आर्मी में एक्टिव पर्सनल 2,47,000 से ज्यादा थे, जो कि इंडिया की एक्टिव आर्मी से कई गुना कम है। तो क्या आप जानते हैं इंडिया की एक्टिव आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जापान का मिलिट्री बजट 50.3 बिलियन USD है और जापान का डिफेंस बजट उसकी अपनी GDP का सिर्फ 1% है। हालांकि पिछले साल अमेरिका ने जापान को सलाह दी थी कि वो अपने डिफेंस बजट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं, क्योंकि जापान को अब अपने पड़ोसी कंट्रीज यानी चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया से खतरा भी रहने लगा है। वैसे तो जापान USA, रशिया, चाइना, इंडिया के बाद दुनिया का 5वां सबसे पावरफुल कंट्री है, पर यहाँ हमेशा से नेचुरल रिसोर्सेज की कमी रही है। रिसोर्सेज की दृष्टि से पुअर होने के बावजूद भी जापान की इंडस्ट्रीज काफी डेवलप्ड रही हैं। जापान की डेवलपमेंट का मेन रीजन है इंटरनेशनल बिजनेस और एक्सपोर्ट्स। जहां ये कंट्री अपनी इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई गई वस्तुओं का निर्यात करता है, वहीं इसे रॉ फूड, मिनरल्स, मेटल्स और रॉ मटेरियल जैसे कच्चा लोहा, कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ता है। जापान को लैंड ऑफ सिंगिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कैरेओके सिंगिंग को कल्चरल इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो जापान आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसकी नॉमिनल GDP $5.3 ट्रिलियन है और वहीं पर कैपिटा की बात करें तो $43,000 है, वर्ल्ड में 23वीं सबसे ज्यादा। लेकिन जापान आज से कई सालों पहले तक दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड था और उस टाइम जापान के हालत बहुत खराब थे। ना कोई फॉरेन पॉलिसी थी, ना कोई लीडर था और ना ही कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड था। ईयर 1853 में अमेरिका के कोमोडोर मैथ्यू सी पेरी के 4 स्टीम शिप्स का एक बेड़ा टोक्यो की खाड़ी में जा पहुंचा। उसने देखा कि जापान के लोग दुनियादारी से दूर सिर्फ अपने में ही रहते हैं और दूसरे देशों के साथ वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। US के नेवी कमांडर ने जापानियों से कहा कि तुम्हें दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहिए। अगर इसी तरह से सिमट के रह गए तो वर्ल्ड में अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। इस बात को सीरियसली लेकर जापान ने अपनी ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव लाना शुरू कर दिया और वहां जमींदारी सिस्टम को जड़ से खत्म कर दिया गया। जापान की डेमोक्रेसी को डेवलप्ड टैक्स सिस्टम देकर और स्टेबल किया गया। एजुकेशन को पूरी कंट्री में कॉमन किया गया। एजुकेशन को प्रमोट किया गया और सभी अलग अलग आइलैंड्स ने मिलकर एक कॉमन गवर्नमेंट बनाई और साथ ही एक कॉमन आर्मी भी बनाई। जापान के सभी लोग मिलकर देश हित में काम करने लगे और एक दूसरे को बताने लगे कि जो करना है वो देश के लिए ही करना है। और इसका असर यह हुआ कि एक वक्त पर जापान को रूस के साथ वॉर में जाना पड़ा और उस वॉर में जापान ने रूस को भी हरा दिया। यह वॉर 8 फरवरी 1904 से 5 सितंबर 1905 तक चला। 1939 से एजुकेशन को भी कंपलसरी कर दिया गया है। पर जापान को डेवलपमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, जैसे कि आयरन, स्टील, कोल, पेट्रोल। और इसी रीजन से जापान ने भी यूरोप की तरह कॉलोनियलिज्म शुरू कर दिया, यानी दूसरे देशों पर कब्जा करना और अपना साम्राज्य बढ़ाना। जापान को कई जगह इसमें कामयाबी मिली। उन्होंने फिलीपींस, मलाया, हांगकांग, सिंगापुर, बर्मा
और डच ईस्ट इंडीज के साथ साथ यूएस, यूके, नेदरलैंड और एशिया के कई उपनिवेशों पर सफलतापूर्वक जीत भी हासिल कर ली। 1947 के एंड में अपने पीएम और जनरल हिदोकी तोजो के नेतृत्व में जापानीज गवर्नमेंट ने हथियारों के बल पर अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों को तोड़ने का फैसला किया और 7 दिसंबर 1941 को इंपीरियल जापानीज नौसेना ने पर्ल हार्बर यानी यूएस के एक बेड़े पर हवाई हमला कर दिया। इस लड़ाई का अंत 6 अगस्त 1947 को हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर दिया, जिसमें 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह पूरी दुनिया का पहला न्यूक्लियर अटैक था और इसके 3 दिन बाद ही यूएस ने जापान पर वॉर अनाउंस कर दिया और 9 अगस्त 1945 को यूएस ने जापान पर दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया और इस अटैक से नागासाकी में 40,000 लोग मर गए और 14 अगस्त को जापान के सरेंडर के बारे में मित्र देशों को सूचित किया गया। इस एटॉमिक अटैक की वजह से जापान को बहुत बड़ी मात्रा में लॉस हुआ। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक के बाद माफी तो मांग ली और साथ ही एक ट्रीटी पर भी साइन किया कि वो जापान को आने वाले वक्त में बाहरी ताकतों से प्रोटेक्शन देंगे और जापान को अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। इस रीजन से जापान ने अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं समझी और वैसे जापान चाहे तो अभी भी आर्मी रख सकता है, लेकिन उसे 1 साल का अमेरिका को नोटिस देना होगा। और इसी तरीके से अगर अमेरिका चाहे तो वो जापान को आर्मी की सिक्योरिटी ना देने के लिए 1 साल पहले ही अनाउंस कर सकता है। जापान ने उस वक्त सेना ना रखने की अपॉर्चुनिटी का बेखूबी फायदा उठाया। उन्होंने सेना के लोगों को फैक्ट्रीज में एज लेबर्स भेज दिया और अपने देश की प्रोडक्शन एंड बिजनेस बढ़ाने में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। टोयोटा जो सिर्फ आर्मी के लिए गाड़ियां बनाया करती थी, अब वो पब्लिक के लिए गाड़ियां बनाने लगी और टोयोटा अब जापान की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। सोनी जो पहले सिर्फ लेंस बनाया करती थी, अब वो कैमरा भी बनाने लगी। जापान ने अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया और इसी तरह से ये छोटा सा देश दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। 1947 में जापान का नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और लोगों को फ्रीडम राइट्स, वर्क राइट्स और वुमेन को वोटिंग राइट्स भी दिए गए। और जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 और उसके साथ वॉर के ट्रेजिक रिजल्ट्स को देखकर दूसरी कंट्रीज के साथ वॉर में जाने के अपने अधिकारों को हमेशा के लिए त्याग दिया। ड्यू टू इट्स लोकेशन अलोंग द पैसिफिक रिंग, जापान को हमेशा अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन जैसे कई नेचुरल डिजास्टर्स को फेस करना पड़ता है। जापान में 111 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनो हैं। यहाँ हर दूसरे साल में ना जाने कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आता ही रहता है। जापान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इमरजेंसी 1920 में टोक्यो में अर्थक्वेक बनकर आई थी। इसमें तकरीबन 1,40,000 लोग मारे गए थे। जापान का अपने पड़ोसियों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी रहा है, जैसे जापान ने साउथ कुरील आइलैंड पर रूस के कब्जे का विरोध किया है। जापान के चीन और ताइवान के साथ सेनकाकू आइलैंड को लेकर तनावपूर्ण रिलेशनशिप हैं। साउथ कोरिया के साथ भी जापान के रिलेशनशिप पास्ट में बहुत स्ट्रेस्ड रहे हैं। जब जापान दूसरे देशों पर अपना कब्जा कर रहा था, उसी दौरान जापान के सैनिकों ने कोरिया के लोगों के साथ कई जुल्म किए थे। कोरिया के साथ रहे सबसे खराब रिलेशंस का सबसे बड़ा रीजन है कंफर्ट वुमेन। 2015 में जापान ने कोरिया से ऑफिशियली माफी भी मांगी और कंफर्ट वुमेन को जुर्माने के तौर पर पैसे भी दिए। कंफर्ट वुमेन या कंफर्ट गर्ल्स वे महिलाएं और लड़कियां थी जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 से पहले या उसके दौरान जापान के द्वारा कब्जे वाले देशों और क्षेत्रों में जापानी सेना कोरियन वुमेन को अपने साथ ले जाकर अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें अपने पास एज स्लेव्स यानी उन्हें बंदी बनाकर परमानेंटली अपने पास रखते थे। चीन और जापान की एनिमी स्टोरी भी है। जब भी जापान और चीन के दुश्मनी भरे रिश्ते और इतिहास की बात होगी तो 1937 में दिसंबर में चीन के शहर नानजिंग में जापान द्वारा किए गए कत्लेआम को जरूर याद किया जाता है। जापानीज आर्मी ने नानजिंग शहर को अपने कब्जे में लेकर हत्या, रेप और लूट को अंजाम देना शुरू कर दिया था। यह कत्लेआम 1937 के दिसंबर महीने में शुरू हुआ और 1938 में मार्च तक चला। नानजिंग में उस वक्त के इतिहासकारों और चैरिटी संगठनों के अनुमान के मुताबिक 2.5 से 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे भी थे। रिलीजन ऑफ जापान। जापान का संविधान कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देता है। बहुत से जापानीज लोग शिंतो, जो जापान का अपना रिलीजन है, और बुद्धिज्म दोनों रिलीजन्स की प्रैक्टिस करते हैं। दैट मीन्स कि वो खुद को दोनों धर्मों का फॉलोअर कह सकते हैं। अगर वहाँ के लोग चाहें तो खुद को गैर धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से वर्णित भी कर सकते हैं। क्रिश्चियनिटी जापान में 1549 में आई थी और आज लगभग 1.5% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। 2016 तक जापान में सिर्फ 1 लाख लोग इस्लाम का पालन करते थे और उनमें से भी 90% लोग दूसरी कंट्रीज से आए थे।
आज के लिए बस इतना ही। वी होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। मैं हूं दिनेश बजाज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रूपी। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कीप नोइंग।